तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे सेक्शन फार्मूला। ऐसे ऑलरेडी आप लोग ये इसको क्लास 10th में पढ़ रखे हो, स्टिल एक बार क्विकली इसको रिकॉल कर लो, ठीक है। तो देखो अब यहाँ तो सेक्शन फार्मूला होता क्या है। तो देखो ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका कोऑर्डिनेट प्रोवाइडेड है तुम्हें। अब ये पॉइंट P इस ए बी को m/n रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। दो तरह के डिवीजन होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, ठीक है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू लिखेंगे कैसे वो देख लो। x हम लोग कैसे लिखते हैं, लिखते थे mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। उसी तरह y कैसे लिखेंगे, m मल्टीप्लाइड विथ y2 n मल्टीप्लाइड विथ y1, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आया समझ में? ओके, अब हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं इस रिजल्ट का। तो देखो इसका डेरिवेशन, तो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट दे रखा है। ये पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, ये पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। तो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, P से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, B से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अब A से PN पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, B से BM पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो अब ये y1 है और ये y है, तो ये y1 है तो ये लेंथ y माइनस y1 होगा। ये पूरा का पूरा y2 है और ये लेंथ y है, तो ये y2 माइनस y कहलाएगा। सिमिलरली ये पूरा का पूरा लेंथ x है और ये x1 है, तो ये लेंथ x माइनस x1 कहलाएगा। तो ये लेंथ x2 माइनस x कहलाएगा। क्लियर है? अब देखो ट्राइंगल AHP और ट्राइंगल PJB, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल यूज करो यहाँ। तो जैसे ही सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल यूज करोगे, व्हाट यू विल गेट, you will get a mathematical relation in this way: x minus x1 by x2 minus x, AH by PJ equals to BH by BJ equals to AP by PB। तो ये मैथमेटिकल रिलेशन मिला तुम्हें। अब इस मैथमेटिकल रिलेशन से x और y की वैल्यू निकाल लो। तो क्या करो, एक बार दिस इक्वल्स टू दिस रेशियो m by n क्रॉस मल्टीप्लाई किया तुमने। अब इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस एम एक्स इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। तो यहाँ से x क्या कैलकुलेट हो जाएगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ये x की वैल्यू हो गई। सिमिलरली यू कैन फाइंड y, सिमिलरली यू कैन फाइंड y के लिए क्या करना होगा, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y इक्वल्स टू m बाई n। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इट इज ny माइनस ny1 इक्वल्स टू my2 माइनस ऑफ my। तो सिमिलरली देखो y की वैल्यू क्या निकल के आया, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये एक पॉइंट लिया मैंने -3,4, दूसरा पॉइंट ले लिया 5,6, करा ये पॉइंट ढूंढो ए बी के बीच में जो इस ए बी सेगमेंट को 3:2 रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट XY ले लिया, ये m है ये n है, फॉर्मूला लगाओ
ए बी सेगमेंट बोला तो शुरुआत ए से बी की ओर करना है, तो x इक्वल्स टू क्या यूज करेंगे, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये क्या आ गया, 15 माइनस 6 अपॉन 5, आंसर विल बी 9/5। सिमिलरली y कैलकुलेट कर लेंगे, 3 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 2, तो ये 18 प्लस 8 26 अपॉन 5 हो गया। क्लियर। अब हो यहाँ पर, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी पहला 2-3 वीडियो जो है वो 9-10th वाला ही है, बट उसमें कुछ कुछ नए नए पॉइंट्स मिलते जाएंगे, उसको कॉपी करते जाना है, ठीक है। तो अब हम लोग मिड पॉइंट देखते हैं। तो ये मिड पॉइंट क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट अगर AX1 Y1 है तो मिड पॉइंट का रेशियो 1:1 लेना है, ठीक है। तो अगर ये मिड पॉइंट P है तो फॉर मिड पॉइंट रेशियो इज 1:1। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। Got it? Now come to point of trisection. Point of trisection. तो what is the meaning of trisection? Trisection means कोई सेगमेंट है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, इसके 3 इक्वल टुकड़े करने हैं, तो मुझे 2 बार कट लगाना पड़ेगा P और Q पे। तो जिस पॉइंट पे मैंने कट लगाया इसका मतलब क्या हुआ, AP लेंथ इक्वल्स टू PQ लेंथ इक्वल्स टू QB लेंथ। तो मुझे A का कोऑर्डिनेट प्रोवाइडेड है, B का भी कोऑर्डिनेट प्रोवाइडेड है, मुझे P और Q का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो फॉर P यूज रेशियो 1:2। A टू B में पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ढूंढ रहे हैं तो रेशियो विल बी 1:2 एंड फॉर Q, फॉर पॉइंट Q रेशियो विल बी 2:1। Q के लिए सेक्शन फॉर्मूला A टू B में 2:1 में सेक्शन फॉर्मूला लगा देना। तो ऐसा करने से P का कोऑर्डिनेट देखो क्या आ रहा है, तो P का कोऑर्डिनेट आ रहा है x2 प्लस 2x1 डिवाइडेड बाई 3, और ये क्या आ रहा है y2 प्लस 2y1 डिवाइडेड बाई 3। Q का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 2x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 3, ये क्या आएगा 2y2 प्लस y1 अपॉन 2 प्लस 1। तो ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन हो गया, ठीक है। तो अब जैसे तुमने इंटरनल डिवीजन देखा उसी तरह अब आएगा एक्सटर्नल डिवीजन। नाउ डिवीजन इज एक्सटर्नल। तो देखो यहाँ पर एक्सटर्नल डिवीजन, पहले फिगर अच्छे से रिवाइज करो, रिकॉल करो, और जो पहली बार पढ़ रहे हो वो ध्यान से समझो। अब हमारे पास लाइन सेगमेंट है AX1 Y1, B है X2 Y2। तो इंटरनल में पॉइंट AB के अंदर रहता था, नाम ही एक्सटर्नल, मतलब इसको एक्सटेंड करो। मान लो यहां पर एक्सटेंड करने पर पॉइंट P मिला, तब ये पॉइंट P AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m:n। इसका मतलब P डिवाइड्स externally, P divides externally AB in the ratio m:n। इसका मतलब क्या हुआ, A से P तक m है और P से B तक n है। क्लियर।
तो मैं यहाँ इसे ऐसे लिखूंगा a टू p बाई p टू b। तो अब मुझे ये कोऑर्डिनेट निकालना x, y। ठीक है, तो मैं तुम्हें अब ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं x और y का कोऑर्डिनेट निकालूंगा कैसे। तो ठीक है, इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। इंटरनल डिवीजन वाले फॉर्मूले में जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगा दो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था तुमने? mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n पढ़ा था। अब इस प्लस साइन को हटा के माइनस साइन कर दो। ठीक है, अब तुम इस प्लस साइन को हटा के माइनस साइन कर दो, तो ये एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला हो जाएगा। y भी क्या होगा? my2 माइनस ny1 बाय m माइनस n हो जाएगा। समझ रहे हो? बट ऐसा हो क्यों रहा है वो देखो। फॉर वैल्यू कैसे निकालेंगे तो समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पर अगर मैं ए पी एक सेगमेंट ट्रीट कर लूँ, पॉइंट ए और पॉइंट पी, तो बी उसके लिए इंटरनल डिवीजन का काम करेगा। तो मैं इसी बात को घुमा के ऐसा बोल दूं, बी डिवाइड्स ए पी इंटरनली इन द रेशियो। तो रेशियो क्या होगा? ए से पी तक m है, पी से बी तक n है, तो ये लेंथ m/n हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसा बोल दूं m-n/n। ये पॉइंट लिया x1 y1, ये है x2 y2, इसको ट्रीट किया x, y। तो मैं अभी ऐसा कर रहा हूँ, जो x2 इक्वल्स टू लिख दिया b डिवाइड्स ए पी इंटरनली इन द रेशियो m-n/n। तो मैंने लगाया सेक्शन फॉर्मूला, m-nx प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m-n प्लस n। तो ये और ये कैंसिल हो गया। तुम्हारे पास आया क्या? mx2 इक्वल्स टू m-nx प्लस nx1। इसको इधर भेज दो, तो m-nx इक्वल्स टू mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m-n। सॉरी, ये mx2 माइनस nx1 आया। अब तुम राइट हैंड साइड से इसको इधर भेज दो, लेफ्ट हैंड साइड से। तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा? mx2 माइनस nx1 दिस होल डिवाइडेड बाय m-n। Similarly, you can find y. y2 will be m-n of y plus ny1 डिवाइडेड बाय m-n प्लस n। तो यहाँ से y कैलकुलेट कर लेना, my2 माइनस ny1 अपॉन m-n। गॉट इट? तो ये एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो तुम इसको ऐसा भी बोल सकते हो, इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूला में रेशियो m/-n कर दो। ये सभी एक ही इंफॉर्मेशन को मैं घुमा घुमा के बोल रहा हूँ। तो हम चाहे ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब और कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स। तो अगर मान लो ए और बी दे दिया है और गिवन पॉइंट पी भी दे दिया है, रेशियो निकालना है। तो इफ रेशियो हैज नॉट गिवन देन टेक रेशियो k/1। टेक रेशियो k/1। कोई बच्चा 1:2 लेना चाहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट ऐसे फालतू के एक्स्ट्रा कैलकुलेशन से बचने के लिए ऑलवेज प्रेफर k/1। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इफ k इज पॉजिटिव, k का वैल्यू निकाला और पॉजिटिव आया, इसका मतलब वो क्या इंडिकेट किया?
डिवीजन इज इंटरनल। तुमने के निकाला और के नेगेटिव आ गया, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? डिवीजन इज एक्सटर्नल। रेशियो कांट बी नेगेटिव, रेशियो हमेशा तुम्हें पॉजिटिव में ही बताना है। हम कहना ये चाह रहे हैं, मान लो क्या आया -2/7, आंसर क्या बोलोगे? 2:2। डिवीजन रेशियो इज 2:7, डिवीजन इज एक्सटर्नल, डिवीजन इज एक्सटर्नल। तो माइनस साइन इंडिकेट्स एक्सटर्नल डिवीजन, प्लस गिव्स इंटरनल डिवीजन। ठीक है, तो अब देखो यहां पर तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा ये लाइन सेगमेंट है 4, 5, ये पॉइंट बी लिया 3,8। अब कह रहा है बताओ पॉइंट पी 1,5 ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1,5 इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? एक रैंडम डेटा मैंने ले लिया है, ठीक है, तो हमें नहीं पता 1,5 इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो रेशियो इज नॉट गिवन, देन टेक रेशियो के इज टू 1। तो मैंने 1 = क्या लिया? फॉर्मूला लगा दिया 3k + 4/k+1। तो अब यहाँ से 3k + 4 = k+1 लिया, ये कितना आ गया? 2k = -3, k का वैल्यू -3/2 आया। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे ए बी को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो P1,5 लाइन सेगमेंट ए बी को 3:2 रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है बच्चे। आंसर क्या बोलोगे? ये पॉइंट ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, मतलब जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया वो अब गलत हो गया, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, यानी ये पॉइंट ए बी के बीच में ना आकर के इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जब तुम एक्सटेंड करोगे तब पता चलेगा जो 1,5 इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। गॉट इट? तो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसके रिजल्ट्स को एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है तुम्हें, बट उसको पहले मैथमेटिकली प्रूफ करो। तो क्वेश्चन ये है जो फाइंड द रेशियो सच दैट लाइन सेगमेंट joining AX1 Y1 and BX2 Y2 is divided by x-axis, second one is y-axis, third one is divided by straight line ax plus by plus c equals to 0, ठीक है। तो पहले केस में रेशियो अगर एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो सीधे रेशियो लिखोगे माइनस ऑफ ए टू बी की बात कर रहे हैं तो माइनस ऑफ रेशियो ऑफ ऑर्डिनेट्स, यानी एक्स एक्सिस ए बी सेगमेंट को माइनस ऑफ y1:y2 रेशियो में डिवाइड करेगा। डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस कहा तो रेशियो यूज करोगे माइनस ऑफ x1:x2, और बाय स्ट्रेट लाइन कहा तो स्ट्रेट लाइन मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो अगर यहाँ पर सेगमेंट है ax1, y1
bx2 कामा y2 और ये लाइन AB सेगमेंट को पूछा किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस केस में रेशियो लिखोगे माइनस ऑफ ए का कोऑर्डिनेट पहले इस लाइन में रख दो, जहाँ x है वहाँ x1 रख दिया, जहाँ y है वहाँ y1 रख दो, अपॉन एक बार x2 y2 यहाँ पुट कर दो, ax2 प्लस by2 प्लस c, ये डायरेक्ट रेशियो दे देगा। अब हम लोग देखेंगे ये रिजल्ट आया कहाँ से। पहले तो इस रिजल्ट को मेमोराइज कर लो, फिर हम लोग समझेंगे ये रिजल्ट आया कैसे। तो ये काफ़ी सिंपल है बच्चे, तुम खुद देखो। पहला वाला, जैसे मान लिया मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये कुछ लाइन सेगमेंट है ऐसा, ax1 y1, ये है bx2 y2। दिस लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो लाइन और x एक्सिस जहाँ कट किया वहाँ कोई तो पॉइंट होगा, और x एक्सिस पर पॉइंट लिया x और y का कोऑर्डिनेट लिया 0, क्योंकि x एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है। तो 0 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बच्चे, तो तुम्हें पता है रेशियो हैज़ नॉट गिवन, देन टेक रेशियो k/1। तो 0 इक्वल्स टू लिखा ky2 प्लस y1 बाय k+1। तो k की वैल्यू चाहिए, तो k का वैल्यू देखो माइनस ऑफ y1 बाय y2 आया। बोलोगे तब तो हमेशा एक्सटर्नल डिवीजन आएगा, तो बिल्कुल नहीं। जब तुम y1 y2 का जनरल वैल्यू रखोगे, तब मतलब ओरिजिनल वैल्यू रखोगे, तब जो k का वैल्यू आया उस वक्त देखेंगे प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। तो अगर प्लस आया तो डिवीजन इंटरनल, माइनस आया तो डिवीजन एक्सटर्नल। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये पॉइंट लिया 4 5, ये लिया 7 8, करा डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस कहा तो रेशियो अब यहाँ क्या यूज करोगे, माइनस ऑफ y1 बाय y2। तो योर आंसर विल बी 5:8 एक्सटर्नली। लेकिन मान लो अगर कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा रहता, जो यहाँ पर मैंने लिख दिया -5, अब रेशियो क्या लिखोगे, तो माइनस ऑफ -5/8, तो ये कितना आ गया 5/8। सो योर आंसर शुड बी 5:8 इंटरनली। गॉट इट? यहाँ तक आया समझ में? तो उसी तरह से y एक्सिस का रिजल्ट डिराइव कर लेना। ऑन y एक्सिस पुट x इज 0, तो ये आ जाएगा। थर्ड रिजल्ट देखो अब तुम यहाँ, अब ये लाइन सेगमेंट है ax1 y1, b इज x2 y2। मान लो ये कोई स्ट्रेट लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, और ये पॉइंट है x, y। मुझे रेशियो पूछा है, तो तुम्हें मालूम है रेशियो हैज़ नॉट गिवन, देन टेक रेशियो k/1। तो रेशियो k/1 ले लिया, तो k/1 ले लिया, तो हम ये कोऑर्डिनेट बता सकते हैं x और y। x का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे सेक्शन फार्मूला से, kx2 प्लस x1 बाई k+1 लिख दिया। y क्या लिखेंगे, ky2 प्लस y1 अपॉन k+1। नाउ px y लाइज ऑन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x की जगह क्या लिख दें, kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई k+1। b ऑफ y की जगह क्या लिखेंगे, ky2 प्लस y1 बाई k+1 ऑफ c। अब एलसीएम लो और सिंप्लीफाई करो, akx2 प्लस ऑफ x1, b ऑफ ky2 प्लस y1, देन c ऑफ k+1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से k कैलकुलेट कर लो, k गिव्स यू लाइक ax2 by2 प्लस c
एंड दिस इज ax1 by1 प्लस सी। तो अब तुम k बता सकते हो, तो k इज माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी बाय ax2 प्लस by2 प्लस सी। मान लो ये लाइन का इक्वेशन अब मैंने L लिया, तो रेशियो याद रखने का तरीका माइनस ऑफ, एक बार लाइन के इक्वेशन में A कोऑर्डिनेट रखो और एक बार लाइन के इक्वेशन में B कोऑर्डिनेट रख दो। LA यहाँ ये वैल्यू इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? अब देखो कोऑर्डिनेट में जितने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उन सबको दिमाग में सेट करते जाओ, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेमोरी भी काम करता है। बहुत सारे रिजल्ट्स तुम्हें ध्यान में रखना है, और जितना सारा थ्योरेटिकल पॉइंट्स दिमाग में रखोगे उतना तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा। तो अब आओ अगला फंडामेंटल स्टेटमेंट जो ऑब्वियसली तुम्हें पता होना चाहिए। इन स्क्वायर रोम्बस रेक्टेंगल and parallelogram diagonals bisects to each other। ठीक है। ओके तो अब और कुछ दो चार फंडामेंटल एग्जांपल्स देखते हैं सेक्शन फार्मूला के बेस्ट पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, find the length of median through vertex A of a triangle whose vertices are A minus 1 comma 3, B1 कॉमा माइनस 1 एंड C5 कॉमा 1, है ना। तो अब इसको वीडियो पॉज करो और क्विकली बना सकते हो इसको आसानी से, क्योंकि तुम्हें एक रिजल्ट ये पता है जो मीडियन अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। तो ये अगर A है, ये B है, ये C है, A का वर्टेक्स -1 3 है, B का 1 कॉमा -1 है, C का 5 कॉमा 1 है। तो जैसे ही तुमने मीडियन ड्रॉ किया तो मीडियन अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा मतलब रेशियो 1:1 है। तो D का कोऑर्डिनेट तो मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल लो, 5 + 1 6/2 3, और ये कितना आ जाएगा 0। अब डिस्टेंस फार्मूला से AD कैलकुलेट कर लो। तो जैसे ही डिस्टेंस फार्मूला से AD कैलकुलेट करोगे तो देखोगे इसका आंसर √25 5 आ रहा होगा। आ गया हर एक बच्चे का, ठीक है। ओके, नाउ डू सेकेंड क्वेश्चन। करा द, तुम्हें मतलब एक पैरेललोग्राम दे दिया है, देखो PQRS आर पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का 3 वर्टाइसेस प्रोवाइड कर दिया है। यू हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ 4th वर्टेक्स, ये कैलकुलेट करना है। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ 4th वर्टेक्स। फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, ठीक है। तो देखो अब
तो मुझे फोर्थ वर्टेक्स चाहिए। मान लिया फोर्थ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x, y, तो फोर्थ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x इक्वल्स टू, सीधे लिखोगे दूसरे डायगोनल का x कोऑर्डिनेट का सम x1 प्लस x3 माइनस x2, और y कोऑर्डिनेट सीधे लिखोगे y1 प्लस y3 माइनस ऑफ y2। तो कहने का मतलब है अगर मान लो ये 0.45 है, ये 8, 6 है, ये 2, 3 है, एक पैरेललोग्राम है, इसका 3 वर्टेक्सेस दिया है, फोर्थ वर्टेक्स चाहिए, तो सीधे अननोन कोऑर्डिनेट अब क्या लिखेंगे 8 + 4 12 माइनस 2 आंसर इज 10, 5 + 6 11 माइनस 3 आंसर इज 8। लॉजिक क्या है डायरेक्ट ऐसा लिखने का, तो सीधे क्या करो मिड पॉइंट, तुम्हें मालूम है ये स्टेटमेंट, इन स्क्वायर रोम्बस रेक्टेंगल पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल दूँ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल PR, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल PR इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल QS, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल QS। तो what it means, midpoint of PR gives you x1 plus x3 by 2 and y1 plus y3 by 2. Midpoint of diagonal QS gives you x plus x2 by 2, y plus y2 by 2. ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होगा, जब इसका एब्सिसा इक्वल हो और ऑर्डिनेट इक्वल हो। तो ऐसा करने से x कैलकुलेट करो तो देखो क्या दिख रहा है तुम्हें, x1 प्लस x3 माइनस x2, और y क्या दिख रहा है y1 प्लस y3 माइनस y2। ओरली अब हम बता सकते हैं फोर्थ वर्टेक्स, ये सब भी लगाने का ज़रूरत नहीं है, सीधे दिस प्लस दिस माइनस ऑफ दिस। गॉट इट। अब यहाँ पर अगला फंडामेंटल टर्म, कह रहा है तुमसे द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 1, 2, 0, -1 and 2, -1. Find the coordinates of the vertices of a triangle, of the vertices of a triangle। तो देखो कहना क्या चाह रहे हैं अब यहाँ पर, तो ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। अब इसके साइड का मिड पॉइंट दिया है, तो मान लो AB का मिड पॉइंट दिया है 1, 2, BC का मिड पॉइंट लिया 0, -1, AC का मिड पॉइंट लिया मैंने 2, -1। नाउ यू हैव टू फाइंड वर्टाइसेज ऑफ AB एंड C। ABC का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। इसको सॉल्व करने का ट्रेडिशनल मेथड, पहला तरीका, मैंने वर्टाइसेज एज्यूम कर लिया x1, y1, x2, y2, x3, y3। ठीक है, अब मिड पॉइंट थ्योरम लगाया तो 1 इक्वल्स टू क्या लिखा, x1 प्लस x2 बाई 2, डेट मीन्स x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 4, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। सिमिलरली BC पे लगाया तो x2 प्लस x3 0 आया, y2 प्लस y3 -2 आ गया। सिमिलरली x1 प्लस x3, इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगाया AC में
2 इक्वल्स टू x1 प्लस x3 बाई 2 एंड y1 प्लस y3 इक्वल्स टू -2। अब एक काम करो, x के लिए फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन ऐड कर दो। ऐसा करने से फ़ायदा क्या मिला तुम्हें? तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 2 प्लस 0 प्लस 4 6। x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। x1 प्लस x2 क्या दे रखा है? 2, तो x3 का वैल्यू कितना आया? 1। x2 प्लस x3 0 है तो x1 का वैल्यू 3 आ गया। x2 प्लस x3 4 है तो x2 का वैल्यू -1 आ गया। ठीक है, तो देखो इस तरह से x वर्टाइसेज आ गया, x के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब और यहाँ पर सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ ऐड कर दो। ये 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू कितना आ गया? 4 -2 0। y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना आ गया तुम्हारा? 0 आ जा रहा है। तो इसका मतलब y1 प्लस y2 अगर 4 है तो y3 का वैल्यू -4 होगा। y2 प्लस y3 -2 है तो y1 का वैल्यू +2 होगा। एंड y3 का वैल्यू y1 प्लस y3 -2 है तो y2 भी +2 होगा। तो मुझे कोऑर्डिनेट्स आ गए, x1 y1 मुझे चाहिए, तो x1 y1 क्या दिखा यहाँ पर? x1 y1 3,2, x2 y2 -1,2, x3 y3 1, -4। तो ये ए बी सी के वर्टाइसेज मिल गए। ये पहला मेथड था। अब आओ दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड। ठीक है, देखो अब यहाँ सेकेंड मेथड क्या कह रहा है। तो अब तुम लोग सेकेंड मेथड ही ऑप्ट करोगे। मुझे वर्टेक्स ए चाहिए, ए से अटैच कौन सा साइड है? पी एंड आर। तो वर्टेक्स ए इक्वल्स टू लिखेंगे पी प्लस आर माइनस क्यू, मतलब ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 1 2 प्लस ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 2 -1 माइनस ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 0 -1, यानी 1 + 2 3 3 - 0 2 - 1 1 2 - 1 1 एंड 1 -+1 3 2। मतलब इसको एक नॉर्मल इक्वेशन जैसा ट्रीट करो। बी चाहिए, तो बी से अटैच कौन सा साइड है? बी सी एंड बी ए, उसका साइड का मिड पॉइंट पी क्यू, तो पी प्लस क्यू अपोजिट में क्या है? आर। तो पी 1 2 आया, क्यू 0 -1 आया, आर 2, -1 आ गया। आंसर 1 + 0 -2, 2 - 1 1 + 1। सिमिलरली सी कैलकुलेट कर लो, Q प्लस आर माइनस पी। तो ये क्या आ गया? 0 - 1 2 - 1 P इज़ 1, 2। तो ये 1 आ गया, ये -2 -4 आ गया। तो ऐसा करने के पीछे का लॉजिक क्या है? तो देखो बच्चे, काफ़ी सिंपल लॉजिक है। जैसे मुझे B चाहिए तो मैंने P और Q को मिला दिया, तो ये साइड BC के पैरेलल हो गया। Q और R मिड पॉइंट है, इसको मिला दिया, ये साइड AB के पैरेलल हो गया। मतलब ये आपस में पैरेललोग्राम बना दिया। पैरेललोग्राम का 3 वर्टेक्स दिया है, चौथा निकालने का टेक्निक बताया था। इस डायगोनल को ऐड करो, इस वाले को सब्सट्रैक्ट कर दो। वही लॉजिक मैंने लगाया B के लिए। P और Q ऐड किया, R सब्सट्रैक्ट कर दिया, आंसर। तो आई होप तुम्हें ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। गॉट इट? अब और इसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से।
ठीक है। तो सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। तो तुमसे कहा डिटरमाइन द रेशियो in which first line y minus x plus 2 equals to 0 divides the line joining 3, minus 1 and 8, 9, in which x-axis divides the line joining 2, minus 3 and 5, 6, and y-axis divides the line joining 2, minus 3 and 5, 6. तो नाउ ओरली यू कैन आंसर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है इसे, तो इसको खुद से बना डालना, ठीक है। ऐसे बताओ जल्दी से ओरली क्या क्या है आंसर। तो सीधे पहला रेशियो इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3, minus 1 रखो, तो y की जगह -1, x की जगह 3, y की जगह 9, x की जगह 8, यही आंसर आ गया। x एक्सिस के केस में रेशियो माइनस ऑफ y1 is to y2, 1:2 इंटरनली, इसमें रेशियो माइनस ऑफ x1 by x2, तो आंसर 2:5 एक्सटर्नली, ठीक है। अब और इसमें नया टर्म अब हम लोग सीखेंगे हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ये 10th में नहीं पढ़ा है तुमने, अब यहाँ पर इसको अच्छे से सीखोगे। ये सेक्शन फॉर्मूला का एक छोटा सा एप्लीकेशन है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग सीखेंगे हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ठीक है। तो देखो अब यहाँ हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहता क्या है। If P divides AB internally in the ratio m:n and Q divides AB externally in the ratio m:n, then P and Q are said to be harmonic conjugate of each other with respect to and B। तो देखो इस स्टेटमेंट का बेसिकली मीनिंग क्या है। तो तुम्हें 2 पॉइंट ये दे दिया है, मान लो पॉइंट A एंड B, ठीक है। अब 2 ऐसे पॉइंट ए बी के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट होंगे, क्रिएट होंगे। वो दोनों पॉइंट ए और बी को करेंगे क्या, एक पॉइंट ए बी को जिस रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा, दूसरा पॉइंट ए बी को उसी रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। मतलब ए पी बाई बी पी अगर m:n है इंटरनली, तो ए क्यू बाई क्यू बी m:n रेशियो में ही होगा, लेकिन ये एक्सटर्नली होगा। तो ये एक्सटर्नली है, ये इंटरनली है। तो हम P एंड Q ऐसे 2 पॉइंट को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे P इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ Q, Q इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ P with respect to A and B, with respect to A and B। तो एक बार फिर से A और B 2 पॉइंट दिया है, तो इसके रिस्पेक्ट में 2 ऐसे पॉइंट होंगे। वो पॉइंट ए बी को, उसमें से एक पॉइंट ए बी को इंटरनली डिवाइड करेगा, और जिस रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा उसी रेशियो में दूसरा पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो P और Q क्या कहलाएगा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू A एंड B, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब इसका एक और स्पेशल कैरेक्टर होगा। वो स्पेशल कैरेक्टर क्या होगा, A से P का लेंथ
ए से बी का लेंथ एंड ए से क्यू का लेंथ निकालोगे तो ये 3 वैल्यूज़ मिलेगा और वो वैल्यू आपस में HP बनाएगा। HP मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2/AB इक्वल्स टू 1/AP प्लस 1/AQ। तो इसको तो मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हो। तो देखो अब यहाँ पर तुम्हें ये तो पता है जो रेशियो AP/BP है, सेम रेशियो AQ/QB है और वो रेशियो M/N है। तो अब मैं BP को AB माइनस AP लिख दूं, BP को AB माइनस AP लिख दिया और QB को मैं AQ माइनस AB लिख दिया। AQ में से AB माइनस कर दो तो BQ दिखेगा या QB दिखेगा। अब मैंने इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। तो ये क्या आ जाएगा, AB माइनस AP अपॉन AP इक्वल्स टू AQ माइनस AB अपॉन AQ। सेपरेट करोगे तो क्या आएगा, AB/AP माइनस 1 माइनस AB अपॉन AQ। सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, AB/AP प्लस AB/AQ इक्वल्स टू 2। यहाँ से AB कॉमन ले लो तो ये क्या आ जाएगा, 1/AP प्लस 1/AQ इक्वल्स टू 2। AB डिनोमिनेटर में भेज दो तो 1/AP प्लस 1/AQ इक्वल्स टू 2/AB। ठीक है, तो अब इस पे और इसको क्लैरिटी से समझने के लिए एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखो इस पे कैसे पूछा, फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ द पॉइंट 5, 13 विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट्स 2, -5 एंड 3, 1। मतलब ये A है और ये B है। तो A है 2, -5 और B दिया है 3, 1। अब 5, 13 के बारे में हमको नहीं पता जी ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अगर मान लो ये पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो रेशियो निकाल लेंगे और उसी रेशियो के हेल्प से एक्सटर्नल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा के दूसरा पॉइंट निकाल लेंगे। और अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा तो रेशियो मिल गया, उस रेशियो के हेल्प से AB को इंटरनली डिवाइड करने वाला पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं, अभी हमें नहीं पता जी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है कि इंटरनली। तो रेशियो निकालते हैं सबसे पहले। इफ रेशियो हैज नॉट गिवन देन टेक रेशियो K:1। फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाओ तो ये क्या आएगा, 3K + 2 डिवाइडेड बाय K+1। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, 5K + 5 इक्वल्स टू 3K + 2। 3 के लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो, 2K इक्वल्स टू -3, सो K इक्वल्स टू -3/2। तो इससे क्या पता चला, रेशियो इज 3:2 एक्सटर्नली। मतलब ये जो गिवन पॉइंट है वो AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, मतलब ये यहाँ वाला पॉइंट है। तो 5, 13 यहाँ वाला पॉइंट है तो तुम्हें अंदर वाला पॉइंट निकालना है। मतलब नाउ फाइंड दैट पॉइंट
which divides AB internally in the ratio 3:2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर A है 2, -5, B है 3, 1। तो Q हमने निकाला 3:2 में इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा के। तो ये कितना आया 3 × 3 + 2 × 2 / 3 + 2। दूसरा कितना आया 3 × 1 -10 / 3 + 2। तो ये 13/5 -7/5 निकाल लिया। अब आया यहाँ पर तो ये क्या कहलाएगा, तो Q 13,5 -7/5, ठीक है, आर कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट with respect to points (2, -3) are called harmonic conjugate of 5, 13 with respect to points 2, -5 and 3, 1। यानी 5, 13 वन ऑफ द हार्मोनिक कॉन्जुगेट का पॉइंट था, तो दूसरा हार्मोनिक कॉन्जुगेट का पॉइंट ये आया। तो क्रूडली हम क्या करेंगे, जैसे ये पॉइंट सेकंड क्वेश्चन है, तो पहले देखेंगे इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली। अगर ये इंटरनल डिवीजन का पॉइंट है तो जिस रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है उसी रेशियो में एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा के दूसरा पॉइंट ढूंढ लेंगे। और अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा के दूसरा पॉइंट ढूंढ लेंगे। और इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे किस पे, जो दिया हुआ है A एंड B उस पे। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे बढ़ने से पहले हम एक आध एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, इसको देखो डिटेल से अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी फ़िलहाल हम उतना ही पढ़ेंगे जितना मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस कॉन्सेप्ट का ज़रूरत पड़ने वाला है। तो थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल से नहीं, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके छोटे छोटे एप्लीकेशंस अभी आगे आएंगे तुम्हें। ठीक है, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में। तो अब हम लोग जानेंगे डिटर्मिनेंट। तो देखो इस स्ट्रक्चर को ऐसा मॉड जैसा लिखा रहेगा, इसे रो बोलते हैं, रो 1 रो 2, इसे कॉलम 1 कॉलम 2 बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो रेक्टेंगुलर एरे क्रिएट किया गया है, ठीक है, तो जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम हो, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के वैल्यू को हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो फिलहाल तुम ये समझो, जो इस स्ट्रक्चर का रिजल्ट सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहलाता है। सेकेंड ऑर्डर मतलब 2 रो दिखने चाहिए, 2 कॉलम दिखने चाहिए। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मतलब 3 रो दिखने चाहिए, 3 कॉलम दिखने चाहिए। इसे 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, ये एक्चुअली सबसे पहले क्रिएट कहाँ से हुआ था, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा था। तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट की उत्पत्ति क्रिएशन वहीं से हुआ है। तो x आएगा d1/d, y आएगा d2/d, वेयर व्हाट इज d, तो d आएगा a1 b1 a2 b2, d1 कितना आएगा c1 c2 a1 a2, d2 कितना आएगा, तो a1 a2 c1 c2। अब इस स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 कहते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे लिखते हैं, तो देखो
इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। तो यही चीज़, यही इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है तुम्हें, किस तरह से दिया है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 rows and 2 columns and it stands for the quantity A1 into B2 minus A2 into B1। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू इस सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू कहलाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे 4 5 3 2 है, इसका वैल्यू 4 इंटू 2 8 माइनस 15, आंसर -7। अब इसको वो नॉर्मल मॉडुलस से रिलेट मत करना, ये रिप्रेजेंट करने का, डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, क्योंकि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। मान लो 1 0 3 7 है, तो तुम्हारा आंसर 7 माइनस 0। गॉट इट। 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम इस तरह से इवेलुएट करते हैं। तो अब आओ 3/3 ऑर्डर डिटरमिनेंट। तो ऑर्डर 3 का मतलब क्या हुआ यहाँ, तो बेसिकली ऑर्डर 3 का मीनिंग यहाँ पर हुआ जो उसमें वहाँ पर 3 रोज होंगे, जैसे ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। तो अब देखो यहाँ इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका, ठीक है। तो 3/3 ऑर्डर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका यह आएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो मान लो हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, एक्सपेंडिंग along रो 1। अगर तुम इसके अलॉन्ग इस डिटरमिनेंट को इवेलुएट करना चाह रहे हो, तो जिसके अलॉन्ग एक्सपेंड करना चाह रहे हो उस एलिमेंट का पोजीशन साइन लिख देना। पोजीशन साइन जो आगे माइनर कोफैक्टर से कनेक्टेड है। फिलहाल तुम ये समझो जो पहले एलिमेंट का प्लस होता है, दूसरे का माइनस, तीसरे का प्लस। इफ़ेक्टिवली हम ये कहना चाह रहे हैं जो तुमने इस एलिमेंट को उठाया, अब इसके सामने के रो को कवर कर दो, इसके सामने के रो को कवर कर दो, ढक दो। मतलब ये जिस रो और जिस कॉलम के साथ मौजूद होगा अब उसके एलिमेंट को नहीं लेना है। तो मेरे पास बच क्या गया, तो अब मेरे पास बच गया B2 C2 B3 C3, ये बचा, ठीक है। तो अब इसका काम तो हो गया, ठीक है। अब देखो सेकेंड एलिमेंट उठाते हैं, A1 का काम हो गया। अब B1 उठाया, तो B1 अगर यहाँ के साथ क्या लोगे, माइनस। तो अगर यहाँ भी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मान लो B1 की जगह -5 रहता, माइनस ऑफ -5 लिखते। यहाँ +5 है तो माइनस ऑफ +5 लिखेंगे। मतलब माइनस साइन के साथ इस एलिमेंट को पिकअप किया। अब आगे वही कहानी, B1 के साथ का रो ये है और उसके साथ का कॉलम ये है। अब उसके एलिमेंट को नहीं लेना है, तो बच क्या गया तुम्हारे पास, तुम्हारे पास बच गया A2 C2 A3 C3। फिर C1 उठाओ। जैसे ही तुमने C1 लिया तो अगेन सेम लॉजिक, C1 अलॉन्ग विथ पॉजिटिव पोजीशन साइन। अब C1 के सामने का रो और कॉलम हटा दो, तो बचा क्या तुम्हारे पास, तुम्हारे पास बचा अब यहाँ A2 B2 A3 B3, ये बचा। तो अब इसको एक्सपेंड करो, तो ये क्या आ जाएगा, B2 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C2 माइनस ऑफ B1 A2 इंटू C3 माइनस A3 इंटू C2 C1 A2 इंटू B3 माइनस A3 इंटू B2।
अब ये जो वैल्यू आएगा ये डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 ऑर्डर की वैल्यू होगी। तो अब सवाल ये उठता है जो क्या हम इसको इसी की तरह ब्रेक कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो इसको टोटल 6 तरीके से ब्रेक कर सकते हो। किसी को मन हुआ रो 2 के लॉन्ग ब्रेक करने का तो इसके लॉन्ग ब्रेक कर डालो। किसी को इच्छा हुई रो 3 के लॉन्ग एक्सपेंड करने का तो उसके लॉन्ग एक्सपेंड करो। किसी को इच्छा हुआ फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करने का तो उसके लॉन्ग एक्सपेंड करो। मगर डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो मुझे सेकेंड रो के लॉन्ग एक्सपेंड करना है। सेकेंड रो के लॉन्ग कैसे एक्सपेंड करेंगे इस डिटर्मिनेंट को? तो मेरे पास डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। देखो पोजीशन साइन यहाँ प्लस होता है, इसके रेफरेंस में ऑल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस। तो प्लस है तो ये वाला क्या आएगा माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये आएगा। ठीक है, तो अब हम सेकेंड रो के लॉन्ग एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो मैंने लिखा A2 तो माइनस ऑफ A2 लिखा और यहाँ पे लिख दो एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो जैसे ही माइनस A2 लिखा तो इसके सामने के रो और कॉलम को छोड़ दो। तो तुम्हारे पास बचा क्या? B1 C1 B3 C3 ये बचा, प्लस B2 लिया तो इसके सामने के रो कॉलम को हटा दो। तो क्या आ जाएगा A1 C1 A3 C3 माइनस C2 लिया तो A1 B1 A3 B3। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दो तो B1 C3 माइनस B3 C1 A1 C3 माइनस A3 C1 माइनस ऑफ C2 A1 B3 माइनस A3 B1। तो देखो तुम रो 1 के लॉन्ग ब्रेक करो या रो 2 के लॉन्ग या रो 3 के लॉन्ग या कॉलम 1 के लॉन्ग, डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और इसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो अब यहाँ, अब मैंने ये डिटर्मिनेंट लिया 3 2 5 1 4 6 2 1 3। ठीक है, तो अब मैं इसको रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड किया तो सबसे पहले फर्स्ट रो का पोजीशन साइन डाल दिया प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ लिखा 3, सामने के रो कॉलम को छोड़ दो तो क्या आया 4 6 1 3, फिर -2 1 6 2 3, देन +5 1 4 2 1। एक्सपेंड करो 12 -6 3 माइनस ऑफ 12 1 माइनस ऑफ 8, तो ये 18 + 18 -35, 36 - 35 आंसर इज 1। ठीक है, अब मान लो मैं इसी को फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ। इसी रिजल्ट को अब मैं एक्सपेंडिंग दिस रिजल्ट अलोंग फर्स्ट कॉलम, अगर मैं इसको फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करूँ, ठीक है, तो देखो वैल्यू क्या निकल के आता है। तो अगर तुमने फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड किया एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, तो देखो क्या आएगा यहाँ, तो प्लस माइनस प्लस लिया, तो जैसे ही +3 लिया तो सामने के रो कॉलम को छोड़ दो,
सामने के रो कॉलम को तुमने छोड़ दिया, तुम्हारे पास बचा क्या, 4 6 1 3 -1 तो 2 5 1 3 प्लस 2 2 5 4 6। अब एक्सपेंड करो, 12 -6 6 -6 6 -5 12 -20। तो ये कितना आया, 12 -6 इज 6, ये कितना आया -1, और ये कितना आया -8 × 2 -16। 18 - 17, देखो इधर से भी 1 आया, प्रीवियस मेथड से भी 1 आया, इससे भी 1 आया। तो ये स्पेशलिटी है डिटर्मिनेंट की। गॉट इट, समझ में आ गया। अब हम लोग इससे रिलेटेड इसके कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, किसके, डिटर्मिनेंट के। तो देखो डिटर्मिनेंट का पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है। पहला प्रॉपर्टी ये कहता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रो एंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड। The value of a determinant remains unchanged if rows and columns are interchanged. तो अगर ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लिया, मतलब इंटरचेंज कर दिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की जगह लिख दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया, दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इफ़ेक्टिवली हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे डिटर्मिनेंट ए है 2 3 6 5 1 4 2 1 1, और मैंने एक दूसरा डिटर्मिनेंट लिखा बी। अब मैंने क्या किया, इस 2 3 6 को रो की जगह कॉलम पे लिख दिया। 5 1 4 जो सेकेंड रो हुआ करता था उसको सेकेंड कॉलम बना दिया। ये 2 1 1 थर्ड रो जो हुआ करता था उसे थर्ड कॉलम बना दिया। अब तुम नॉर्मल मेथड से इसको कैलकुलेट करके देखो, तो इसका जो भी डिटर्मिनेंट वैल्यू आ रहा है और इसका जो भी डिटर्मिनेंट वैल्यू आ रहा है, देखोगे ये दोनों सेम आएगा, पक्का सेम आएगा। तो कैलकुलेट कर ही डालो ना, क्या दिक्कत है इसमें। तो अब अगर मैं इसको क्विकली कैलकुलेट करता हूँ तो क्या मिलेगा, twice of 1 4 1 1 minus thrice of 5 4 2 1 plus 6 of 5 1 2 1. Its value will be 2 1 minus 4 5 minus 8 5 minus 2, तो -6 plus 9 plus 18, तो ये कितना आ गया, +21। बी को कैलकुलेट करो। तो अब जैसे ही मैंने बी को कैलकुलेट किया तो 2 लिया तो यहाँ 1 1 4 1, -5 लिया तो 3 1 6 1, +2 को लिया तो 3 1 6 4, तो ये क्या आ जाएगा, 1 - 4 तो देखो यहाँ पर ये क्या आया, 1 - 4 -5 3 -6 12 -6, कैलकुलेट करते हैं तो कितना आया, -6 + 15 + 12, तो ये कितना आ गया, 9 12 + 9 21। तो तुम देख रहे हो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, जो कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है, इफ़ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, अब यहाँ ये स्क्यू सिमेट्रिक इन सब पे अभी जानने का ज़रूरत नहीं है, ये बाद में जब डिटर्मिनेंट प्रॉपरली पढ़ोगे तब इसको सीखना, अभी इसका बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसको ये जानने का। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक सिंपली अभी पहला इस स्टेटमेंट को ही अभी समझना है, आगे अभी बाद में इन डिटेल पढ़ोगे। अभी सिर्फ तुम्हारे
काम का ये स्टेटमेंट है। तो अभी मैं पहले ही डिक्लेयर कर दिया हूँ, ऐसा नहीं है डिटर्मिनेंट अभी ख़त्म हो रहा है। पूरे डिटर्मिनेंट का मात्र हम 1% बता रहे हैं, अभी उतना ही बता रहे हैं जितना अभी मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है, अब और इसका सेकेंड प्रॉपर्टी। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर मैं सिर्फ कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को अगर इंटरचेंज किया, बस सिर्फ 2 रो या 2 कॉलम को, तो जो नया डिटर्मिनेंट और पुराना डिटर्मिनेंट में अंतर क्या होगा। तो अगर पुराने डिटर्मिनेंट का वैल्यू अल्फ़ा है तो नए वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। मतलब if any 2 rows or columns of a determinant be interchanged, the value of determinant is changed by minus sign only। मतलब अगर डिटर्मिनेंट ए मान लो 4 5 6 8 2 1 3 2 2 है, मान लो इसका वैल्यू अल्फ़ा है, तो मैंने एक नया डिटर्मिनेंट बनाया। क्या किया, रो 2 और रो 1 को स्वाइप कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो रो 1 की जगह रो 2 लिख दिया और रो 2 की जगह रो 1 लिख दिया। तो अगर इसका वैल्यू अल्फ़ा आ रहा होगा तो इसका वैल्यू पक्का माइनस अल्फ़ा आएगा। वैल्यू निकाल के क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का। ओके बच्चे, यहाँ तक आया समझ में।